हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने लॉ ऑफ थॉट की थर्ड क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसी पर्टिकुलर प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए आज इस पर्टिकुलर क्लास में मैं रेमेडीज़ के बारे में ही पूरा डिस्कशन करूंगा। एक टॉपिक और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विच इज़ विकेरियस लायबिलिटी। कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, अभी सब कुछ समझेंगे, बट उससे पहले सर जरा रिवीजन करा दो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो क्या क्या था। तो हम ऐसे कहते हैं कि जो लॉ ऑफ थॉट की फर्स्ट क्लास थी, फटाफट से एक क्विक रिवीजन देते हैं। सर जो लॉ ऑफ थॉट की क्लास 1 थी, उस क्लास 1 में हम लोगों ने थॉट के मीनिंग को पढ़ा था। एक स्टेटमेंट भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत डिटेल में एनालाइज किया था, अच्छा खासा टाइम दिया था कि ऑल सिविल wrongs are not taught but all torts are civil wrong। बिल्कुल ठीक बात है सर, हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने टॉट की डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ सर, 4 तरीके की डेफिनेशन पढ़ी थी अलग अलग ऑथर्स में, और एक लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ठीक सर। इसके अलावा हम लोगों ने 3 जनरल कंडीशंस पढ़ी थी, और हम लोगों ने ऐसे बोला था कि ये 3 जनरल कंडीशंस अगर प्रेजेंट होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर रॉन्ग में, या किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को टॉट अगर डिक्लेयर करना है, तो उसमें ये 3 कंडीशंस अवेलेबल होना जरूरी थी। सर वो क्या क्या थी? तो कहते थे, एक पहले नंबर पे हम पढ़ते थे रॉन्गफुल एक्ट शुड बी देयर और ओमिशन। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ते थे सर लीगल डैमेज, और लीगल डैमेज का मतलब पढ़ते थे कि वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। क्या पढ़ते थे? वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। इसके अलावा हम पढ़ते थे सर लास्ट में लीगल रेमेडी। और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में हम लीगल डैमेज को तो क्लास 1 में ही डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पे हमने 2 लीगल मैक्सिम्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी इंजूरिया साइन डैमनो। सर इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कौन सा सर? वोट वाला, इलेक्शंस वाला। और एक हमने पढ़ा था डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक सर, बिल्कुल सही बात है सर। और सर जो हमने डैमनम साइन इंजूरिया किया था, इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कंपटीशन का। ठीक सर। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इतना ही डिस्कस किया था। नाउ कमिंग अपॉन क्लास नंबर 2। सर जब क्लास नंबर 2 में आए थे, तो क्लास नंबर 2 पे हम लोगों ने लीगल रेमेडीज के बारे में तो कुछ खास डिस्कशन नहीं किया था, बट हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टॉट्स के बारे में पढ़ा था। और कितने तरीके के टॉट्स पढ़े थे? अराउंड से 6 तरीके के टॉट्स पढ़े थे। 6 तरीके ज़्यादा पढ़े थे, आइए एक एक करके नोट करते हैं। सर बैटरी पढ़ा था। हाँ सर बैटरी पढ़ा था। असॉल्ट पढ़ा था। हाँ सर असॉल्ट पढ़ा था। फॉल्स इम्प्रिजमेंट किया था। हाँ सर फॉल्स इम्प्रिजमेंट भी किया था। सर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में पढ़ा था। हाँ सर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में पढ़ा था। नर्वस शॉक कवर किया था। नर्वस शॉक जो कि एक नए तरीके का मॉडर्न सोसाइटी का एक तरीके का टॉट था। इसके अलावा हम लोगों ने डिफेमेशन कवर किया था। डिफेमेशन कितने तरीके के थे? तो हम ऐसे कहते थे डिफेमेशन सर 2 तरीके के थे, एक लिबल होता था और एक स्लैंडर होता था। जो लिबल होता था ये परमानेंट फॉर्म का होता था, तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड जो होता था ये टेम्परेरी फॉर्म का वर्ड होता था, और हम ऐसे बोलते थे ट्रांजिएंट वर्ड हम पढ़कर आए थे, उसको बोलते थे टी। ठीक सर। इसके अलावा एक हम लोगों ने और टाइप ऑफ टॉट पढ़ा था, बॉडली हार्म। तो टोटल सर हम लोगों ने 7 टाइप्स ऑफ टॉट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसके अलावा मैंने एक वर्ड और यूज़ किया था अबाउट द न्यूसेंस, और उसको भी हम टॉट कहते हैं, बट उस न्यूसेंस को अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो न्यूसेंस वर्ड था क्या एक्चुअल में। और आज हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में, थर्ड नंबर क्लास में, लीगल रेमेडीज़ पढ़ेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, जिसको हम बोलते थे टॉट फीजर वो पर्टिकुलर पर्सन होता था जिसने टॉट कमिट किया था, जब उसको नाम देते थे को रॉन्ग डूअर। और हम ऐसे कहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर टॉट फीजर या रॉन्ग डूअर अगर एक टॉट कमिट करता है, तो प्लेंटिफ को क्या रेमेडी मिल सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग जिसने टॉट कमिट किया है। ठीक सर। उन रेमेडीज़ को हम आज इस पर्टिकुलर क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसी पेज को खोलते हैं जहाँ पे हमारे पास रेमेडीज़ हैं। सर जो रेमेडीज़ हैं ना टॉट में, वो 2 तरीके की हैं। सर जो रेमेडीज़ हैं वो कितने तरीके की हैं? 2 तरीके की। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे चुका था। सर एक होती थी जुडिशियल रेमेडी। कैसी रेमेडी? जुडिशियल रेमेडी। और एक होती थी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। सर इस एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को हम एक नाम और देते थे सर, नॉन जुडिशियल भी नाम दे देते थे। क्या दे देते थे? नॉन जुडिशियल। कहते सर ये एक्स्ट्रा रेमेडीज़ में जो जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, इसमें फ़र्क क्या है? तो कहते सर जो ये जुडिशियल रेमेडी है ना, ये आपको कोर्ट के थ्रू मिलती है। ये विदाउट द हेल्प ऑफ कोर्ट आपको जुडिशियल रेमेडी नहीं मिल सकती। और सर ये जुडिशियल रेमेडी होती कितने तरीके की हैं? तो 3 तरीके की होती हैं सर। कौन कौन सी सर? एक होती है डैमेज,
एक होता है इंजंक्शन, वर्ड याद रखिएगा इंजंक्शन, और एक होता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है सर? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये 3 तरीके की रेमेडी ऐसी हैं जो टॉर्ट के केस में एक पर्टिकुलर प्लेंटिफ को मिल सकती हैं। ठीक सर, लेकिन इन तीनों रेमेडीज को क्लेम करने के लिए आपको पहले कोर्ट का रास्ता खटखटाना होगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। कोर्ट के रास्ते ही आपको ये 3 रेमेडीज मिल सकती हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। लेकिन सर अगर हम ऐसे बोलें कि हमको कोर्ट के थ्रू रेमेडी नहीं चाहिए, कि बिना कोर्ट जाए भी हम रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, हाँ सर मिल सकती हैं। ऐसी रेमेडीज को हम बोलेंगे नॉन जुडिशियल रेमेडी, जहां पे कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि जुडिशियल रेमेडी है, अगर जुडिशियल रेमेडी है तो हम ऐसे बोलेंगे वहाँ कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी और हमको 3 तरीके की रेमेडी मिल सकती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमको बिना कोर्ट को इन्वॉल्व किए ही रेमेडी मिल सकती है। सर आइए देखते हैं ये रेमेडीज कौन कौन सी हैं। क्या सर जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी दोनों लीगल है? हाँ सर दोनों लीगल है, दोनों ही लीगल है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के थ्रू रेमेडी ले रहे हो तो ही वो लीगल रेमेडी मानी जाएगी और जो नॉन जुडिशियल है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल आ रही है उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। सर हम क्या नॉन जुडिशियल एग्जाम में वर्ड यूज कर सकते हैं? सर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ में क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो हम उसको यूज भी किस नाम से करेंगे? एक्स्ट्रा के नाम से। अगर हम बार बार नॉन बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, तो इसलिए अब हम नॉन जुडिशियल वर्ड याद ही नहीं रखेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, कहते हैं जो ये जुडिशियल रेमेडीज है ना, ये आपने बोली थी 3 तरीके की होती हैं, ऐसा लिखा भी हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज आर अवेलेबल टू द प्लेंटिफ इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट। कहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेंटिफ जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है, उसको ये रेमेडी मिल सकती है थ्रू कोर्ट। कौन कौन सी? डैमेज, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। सर ये कौन कौन सी रेमेडी है, इसको एक्सप्लेन करो। डैमेज का मतलब यहाँ पे क्या है? सर डैमेज का मतलब यहाँ पे कंपनसेशन। क्या है सर? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब सर क्या हम कह सकते हैं? मॉनेटरी कंपनसेशन। मॉनेटरी कंपनसेशन। सर और बताओ, हम लोगों ने ऊपर एक वर्ड यूज किया था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या वर्ड पढ़ा था सर? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो सर हम ऐसे बोलते हैं डैमेजेस का मतलब है कि एक टॉर्ट फीजर ने अगर एक टॉर्ट कमिट किया है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कुछ नुकसान हुआ है, तो प्लेंटिफ वहां पे कोर्ट से जाके कहता है सर हमारे नुकसान की भरपाई करा दो। क्या करा दो? नुकसान की भरपाई। नुकसान की भरपाई कैसे होगी? सर हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं जितना हमको नुकसान हुआ है मॉनेटरी टर्म्स में टॉर्ट फीजर के टॉर्ट कमिट किए जाने की वजह से, सर वो पूरा मॉनेटरी लॉस हमको रिकवर करवा दो फ्रॉम द टॉर्ट फीजर। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा कंपनसेशन चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक क्लास में टॉर्ट होता है सर बॉडीली हार्म, और हम ऐसे बोलते हैं कि सर टॉर्ट फीजर ने हमको बहुत मारा, ज़बरदस्ती मारा, बिना किसी रीज़न के मारा सर, जिसकी वजह से हमारे ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस खर्च हुए। सर हमारे ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस खर्च हुए वो 10,000 रुपये के हुए। टॉर्ट फीजर से कहिए 10,000 रुपये का कंपनसेशन हमको दे दे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो ये हम ये बोलेंगे कि कंपनसेशन मींस कौन सा कंपनसेशन? मॉनेटरी कंपनसेशन। अनलिक्विडेटेड का मतलब है द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर प्री डिटरमाइंड डैमेज है, पहले से पता है कि अगर गलती हुई तो कितना नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा, तो वो लिक्विडेटेड डैमेज हो जाता है। अनलिक्विडेटेड का मतलब ही यही है कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है अभी वो क्लियर नहीं है, दैट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक सर, डैमेज समझ में आ गया सर, कंपनसेशन आ गया। ठीक सर, सेकंड नंबर लिखा इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है सर टेम्परेरी, या टेम्परेरी वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि टेम्परेरी होता है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए। सर इंजंक्शन का मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं स्टे लगा देना। स्टे लगा देना सर वर्ड तो कहीं ना कहीं सुना है। स्टे लगाने का मतलब ऐसा होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि एक टॉर्ट फीजर है, जो डिफेंडेंट है, जो रॉन्ग डूअर है, सर वो आपका कंटिन्यूअसली कोई राइट वायलेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली, तो आप कोर्ट से कहते हो सर हमको कंपनसेशन तो चाहिए ही चाहिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सर आप उस दूसरे बंदे टॉर्ट फीजर से कहिए कि अगली बार से वो ऐसा गलती वापस से ना करे, उसकी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे रोक लगा दीजिए। एग्जाम्पल देते हैं सर, एग्जाम्पल दो सर, चलो आओ देखते हैं। सर एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर ए की एक लैंड है, वेकेंट प्लॉट, खाली पड़ा हुआ एक प्लॉट है। ठीक सर, ए के नाम पे वो लैंड है, ए का वैकेंट प्लॉट। ठीक सर, मिस्टर बी उस पर्टिकुलर मिस्टर ए की लैंड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इलीगल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लैंड है मिस्टर ए की, एंड विदाउट द परमिशन ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी हैज स्टार्टेड द इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस अपॉन द लैंड ऑफ मिस्टर ए। ठीक सर,
जैसे ही मिस्टर ए को ये पता लगता है कि उनकी जमीन पर कोई पर्टिकुलर मिस्टर बी इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहा है, तो सर कंस्ट्रक्शन ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। सर घर बनाने में तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 5 से 6 महीने लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। सर कंस्ट्रक्शन तो डिपेंड करेगा, कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा है उसके बेसिस पे टाइम डिसाइड होगा। सर लेकिन हमको अभी पता लगा कि अभी, हाँ ऐसे बोल देते हैं 1 वीक हुआ है सर, 1 वीक हुआ है कंस्ट्रक्शन करवाते हुए मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने नींव खोद दी है, बेस बनाने के लिए नींव खोद दी है, इतना काम हो गया। जैसे ही मिस्टर ए को पता लगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला तुम तो गलत कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ये तो मेरी लैंड है। बी कहता है तुमको जो करना है कर लो, मेरा कंस्ट्रक्शन मेरी जमीन है। मिस्टर ए कहता है तुम्हारी जमीन कैसे हो सकती है जब लीगल पेपर मेरे पास है। मिस्टर बी कहता है जो करना करो। अब मिस्टर ए कोर्ट चले जाते हैं और मिस्टर ए जाके कोर्ट में कहते हैं कि सर ये तो डिसाइड होता रहेगा कि लैंड किसकी है, क्योंकि हम ये प्रूफ कर देंगे कि लैंड मेरी है, लेकिन सर आप पहले मिस्टर बी को ऑर्डर दीजिए कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दे। सर लेकिन बी तो रोक लगा नहीं रहा, तो कोर्ट मिस्टर बी को बोलेगी कि आपके इस कंस्ट्रक्शन पे हम स्टे लगाते हैं तब तक के लिए जब तक ये पर्टिकुलर मैटर कोर्ट में है। अब देखो मिस्टर बी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मिस्टर ए के राइट्स का वायलेशन कर रहा था, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन कराने का राइट सिर्फ मिस्टर ए का था। लेकिन सर जब हम इंजंक्शन की डिमांड करते हैं कोर्ट से, तो हमको कोर्ट को ये प्रूफ करना होता है कि कोर्ट अगर आपने स्टे नहीं लगाई तो हमको ऐसा नुकसान होगा, या मेरा नुकसान बढ़ता चला जाएगा, या मेरे नुकसान की भरपाई ही नहीं हो पाएगी। इररिपेयरेबल लॉस, इररिपेयरेबल लॉस का मतलब सर ऐसा लॉस जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सर अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, मिस्टर बी ने कुछ खास कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया। अगर हम इस पर्टिकुलर मैटर को प्रोसीड करते हैं और 6-8 महीने तक कोर्ट में हियरिंग चलती रहती है सर, तब तक अगर मिस्टर बी के इस कंस्ट्रक्शन पे रोक नहीं लगाई गई तो शायद मिस्टर बी पूरा घर खड़ा कर देंगे। सर फिर उस सिचुएशन में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन बी का हो जाएगा, लैंड ए की होगी, फिर कंपनसेशन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा झंझट होगा। सर अभी तो सिर्फ नींव खुदी है, यहीं रोक लगवा दीजिए इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन पे। जब फाइनली मैटर डिसाइड हो जाएगा कि लैंड किसकी है, तब देखेंगे कि क्या आ रहा है, तब करवा दीजिएगा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। तो फॉर द टाइम बिंग आप क्या लगा दीजिए, स्टे। तो सर स्टे का मतलब हमको समझ में आ गया? हाँ समझ आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टे का ऑर्डर सिर्फ कोर्ट पास कर सकती है, कोर्ट के अलावा और कोई भी स्टे का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तभी हम लोगों ने बोला जुडिशियल रेमेडी वो रेमेडी है जो कोर्ट के थ्रू मिलती है। पहला डैमेज जो कंपनसेशन था, दूसरा इंजंक्शन जो स्टे था, थर्ड सर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्लेंटिफ कहता है सर डिफेंडेंट ने मेरी लैंड पे, मेरे घर पे, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। डिफेंडेंट क्या कहता है? कोर्ट। प्लेंटिफ ने प्लेंटिफ क्या कहता है? कोर्ट। डिफेंडेंट ने मेरी लैंड पे कब्जा कर लिया है, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, मेरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया है। प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है बट प्लेंटिफ कोर्ट से गुहार लगा रहा है, सर मेरी प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के हाथों में चली गई है, गलत तरीके से डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी मेरे से छीन ली है, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। कोर्ट हमको कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमको किसी भी चीज़ पे स्टे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दिलवा दी जाए, बिकॉज आई एम द रियल ओनर, ऐसा प्लेंटिफ कह रहा है। अगर प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है कि यस प्रॉपर्टी उसकी है और डिफेंडेंट ने गलत तरीके से प्लेंटिफ से वो प्रॉपर्टी छीन ली या उसको कब्जा लिया है या उस पर हथिया लिया उस प्रॉपर्टी को, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट ऑर्डर देता है डिफेंडेंट जो आपने प्रॉपर्टी प्लेंटिफ से ली है उसको वापस की जाए। अच्छा सर क्वेश्चन सर, सिर्फ क्या हमको एक ही रेमेडी मिल सकती है एक टॉर्ट के केस में, या एक टॉर्ट के केस में हमको एक से ज़्यादा रेमेडी भी मिल सकती है? तो सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या सर एक एक्टिविटी की वजह से एक से ज़्यादा टॉर्ट एक साथ कमिट हो सकते हैं? सर हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जब केस हुआ तो क्या हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने एक से ज़्यादा टॉर्ट कमिट किए हैं? बिल्कुल कमिट किए हैं सर, हो सकता है। सर उसी सीन में हम ये कह सकते हैं कि सर टॉर्ट एक है भले, लेकिन सर हमको रेमेडी 2 तरीके की चाहिए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। नाउ यू आर सेइंग कि सर एक तो हमको हमारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, सर उस प्रॉपर्टी को हमारी प्रॉपर्टी से हमको दूर रखा गया, उसका मॉनेटरी कंपनसेशन भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। ध्यान रखिएगा रेमेडी प्रे करना हमारी ड्यूटी है, रेमेडी को प्रे करना प्लेंटिफ की ड्यूटी है। ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि रेमेडी की डिमांड की जाए, रेमेडी की क्या की जाए? डिमांड। लेकिन रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। किसका डिस्क्रिशन है? कोर्ट का। तो रेमेडी मिलना या ना मिलना ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, बट प्रे करना हमारा राइट है। हमारा राइट है कि हम उस पर्टिकुलर रेमेडी को क्लेम कर सकते हैं। ठीक से, ठीक है। चलो तो 3 तरीके की हमारी जुडिशियल रेमेडी हो गई, कौन कौन सी? डैमेज, इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक।
आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है लिखा, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। सर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हम कितने तरीके की पढ़ेंगे, तो कहते हैं 6 तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को पढ़ेंगे। सर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या हमको कोर्ट जाकर मिलेगी? नहीं, यहाँ कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोर्ट जाए भी इन पर्टिकुलर रेमेडी को क्लेम कर सकते हो। सर क्लेम किससे करेंगे? कहते हैं ये रेमेडी कुछ ऐसी रेमेडी है जहाँ प्लेंटिफ को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑन हिज ओन इन रेमेडी को क्लेम कर सकता है। सर कैसे सर? आइए पहले नंबर पे देखते हैं। क्या देखो लिखा है, अच्छा एक्स्ट्रा जुडिशियल में तो हम लोगों ने यहाँ पे आगे जुडिशियल पे एक लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, पढ़ ली सर। लिखा है इन सर्टेन केसेस इट इज लॉफुल टू रिड्रेस वंस इंजरी। रिड्रेस वंस इंजरी का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को नुकसान हुआ है तो वो उस नुकसान की भरपाई खुद कर सकता है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बाय मीन्स ऑफ सेल्फ हेल्प, अपनी मदद खुद कर सकता है, विदाउट रिकोर्स टू द कोर्ट। कोर्ट के रास्ते आपको पहुंचने की, रेमेडी लेने की जरूरत हो सकता है शायद कुछ थॉट्स में ना पड़े। अगर आपको कोर्ट के थ्रू रेमेडी चाहिए तो रेमेडी 3 तरीके की हैं जो जुडिशियल में थी। अगर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आपको कोई रेमेडी चाहिए, बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के आपको कोई रेमेडी चाहिए, तो 6 तरीके की रेमेडी आपको मिल सकती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। सर एग्जाम्पल दीजिए। सर हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर एक्स। सर मिस्टर एक्स को 4 लोगों ने घेर लिया है, मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3 एंड मिस्टर 4। और मिस्टर एक्स को ये एहसास हो गया है कि ये चारों लोगों के हाथों में एक स्टिक है, डंडा है, जिससे वो मिस्टर एक्स की पिटाई करने वाले हैं। जैसे ही मिस्टर एक्स को ये पता लगा, देयर इज अ एप्रीहेंशन ऑफ माइंड। एप्रीहेंशन ऑफ माइंड का मतलब असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स को ये पता लग रहा है कि उनके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई होने वाली है। असॉल्ट हो गया। जैसे ही फोर्स अप्लाई हुई, मिस्टर एक्स के अगेंस्ट बैटरी कमिट हो गई। बिल्कुल ठीक बात। सर अब जब मिस्टर एक्स को मार पड़ रही है तो मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे? मारो हमको, मारो, मार लो, पूरी तरीके से मार लो। जब तुम हमको मार के थक जाओगे तब हम कोर्ट जाएंगे और तब रेमेडी लेंगे जाकर। ऐसे क्या मिस्टर एक्स वहां अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। सर जब मिस्टर एक्स अपने आप को बचा रहे होंगे तो क्या ये मिस्टर 1, 2, 3, 4 के ऊपर अटैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। सर अगर M1, 2, 3, 4 मिस्टर एक्स को मार रहे हैं तो क्या मिस्टर एक्स जवाबी कार्यवाही में दूसरे लोगों को नहीं मार सकते? दूसरे लोग कौन सर? 1, 2, 3, 4 नहीं मार सकते। सर अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्या वो जो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर री अटैक नहीं कर सकता मिस्टर एक्स? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन सर मिस्टर एक्स 4 लोगों के सामने वीक पड़ गया है। वीक पड़ जाने का मतलब ये नहीं है कि मिस्टर एक्स अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता उस सिचुएशन में, बिल्कुल कर सकता है। अब अगर मिस्टर एक्स भी 2-4 हाथ पैर चलाता है तो क्या मिस्टर 1, 2, 3, 4 ये बोलेंगे सर हमारे अगेंस्ट भी तो टॉट कमिट किया मिस्टर एक्स ने? क्योंकि टॉट में तो बैटरी में ये लिखा है कि फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, तो सर मिस्टर एक्स ने फोर्स तो अप्लाई की। बट मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे? सर मैंने फोर्स जानबूझ के अप्लाई नहीं की, हमने एक वहां वर्ड पढ़ा था, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। सर मिस्टर एक्स बोलेंगे हमारे पास एक जस्टिफाइड रीजन है, हमने फोर्स इसलिए अप्लाई की क्योंकि 1, 2, 3, 4 हमारे अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे थे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में मैंने 1, 2, 3 के 4 के ऊपर बैटरी कमिट की। क्या मिस्टर एक्स को सेल्फ डिफेंस का राइट दिया जाए? बिल्कुल दिया जाए। तभी देखो लिखा, इट इज लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्स। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, मार्क करिएगा, यूज रीजनेबल फोर्स। रीजनेबल फोर्स का मतलब ये मिस्टर एक्स अपनी जान बचाने के लिए 1, 2, 3 की जान नहीं ले लेंगे। मिस्टर 1, 2, 3, 4 तो खाली मिस्टर एक्स को मार रहे थे, मिस्टर एक्स ने निकाली गोली चला दी। सर ये गलत है। तभी लिखा, यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी लॉफुल यूज ऑफ फोर्स। सर ऐसे हो सकता है क्या मिस्टर एक्स को मार पड़ रही है, 1, 2, 3, 4 मार रहे हैं और मिस्टर वाई देख रहे हैं, मिस्टर वाई उस एरिया से निकल रहे हैं, उनको लगा है बताओ मिस्टर एक्स अकेला मार खा रहा है कि 1, 2, 3, 4 4 लोग मिलकर मिस्टर एक्स को मार रहे हैं, तो मिस्टर वाई अपनी गाड़ी से उतरते हैं और वो मिस्टर एक्स को बचाने के लिए 1, 2, 3, 4 के ऊपर अटैक करते हैं। क्या ये सही है? हाँ सर ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी लिखा, इट इज लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं। या लिखा है और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी लॉफुल यूज ऑफ फोर्स, तो हम किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन की अगर हेल्प ले रहे हैं तो वहां पे हम बोल देंगे मिस्टर वाई हेल्प कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माना जाएगा। यहां पर आपको रेमेडी मिल गई क्योंकि आपने अपने आप को बचा लिया। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि पहले हमने सेल्फ डिफेंस करके अपने आप को बचा लिया, फिर उसके बाद हम 1, 2, 3 के 4 के ऊपर केस कर रहे हैं। हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई और रेमेडी चाहिए सर, रेमेडी क्या मिलेगी? डैमेज की रेमेडी मिल जाएगी, कंपनसेशन अगर आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। ठीक सर। फिर सेकेंड नंबर पे लिखा सर प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? सर ट्रेसपास का मतलब होता है टू एंटर इनटू एनी लोकेशन इलीगली।
ट्रेसपास वैसे लैंड के लिए भी होता है और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी होता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट वायलेट करते हो, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेसपासिंग। लेकिन हम ट्रेसपासिंग जब लैंड के केस में करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि लैंड है, लेट्स से मिस्टर आकाश की लैंड है और प्रकाश मिस्टर आकाश की परमिशन के बिना उसकी लैंड पे एंटर कर रहा है। लैंड है मिस्टर आकाश की और एंटर कौन कर रहा है? मिस्टर प्रकाश। ध्यान रखिएगा, अगर मिस्टर प्रकाश मिस्टर आकाश की लैंड पर इलीगल एंटर करते हैं, बिना मिस्टर आकाश की परमिशन के उसकी लैंड पर जाते हैं, एक स्ट्रेंजर अगर आपकी लैंड पे आ जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे प्रकाश ने ट्रेसपासिंग का टॉट कर दिया। क्या कर दिया सर? ट्रेसपासिंग कर दी। ट्रेसपासिंग का मतलब यू हैव एंटर्ड इनटू समवन्स एल्स लैंड विदाउट हिज और हर परमिशन। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास का मतलब अगर आपके प्रेमाइसेस में कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या उसको एंटर करने से रोक सकते हो? बिल्कुल रोक सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो। सर मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरी प्रॉपर्टी पे एंटर नहीं कर सकते, और अगर आप जानबूझ के एंटर करेंगे तो मैं रीजनेबल फोर्स, बार बार मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूं, रीजनेबल फोर्स, यहां पे भी लिखा हुआ है, रीजनेबल फोर्स अप्लाई करके एक स्ट्रेंजर को अपनी लैंड पे एंटर करने से मना कर सकते हो। सर अगर ये यहाँ ना लिखा होता ना तो फिर ऐसे हर कोई पर्टिकुलर पर्सन मुंबई जाता और अमिताभ बच्चन के घर में घुस जाता, मुकेश अंबानी के घर में घुस जाता और कहता अरे तुम्हारी लैंड पे तो एंटर कर रहा हूँ, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। सर किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी पे एंटर करना विदाउट हिज और हर परमिशन इज नॉट लीगल, इट इज़ अ टॉट। एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है और आप नहीं चाहते कि वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करे तो आप उसको भगा सकते हैं, लेकिन रीजनेबल फोर्स अप्लाई करके उसकी जान नहीं ले लेना। ऐसे ही होता है, छोटे छोटे बच्चे आम के बाग में चले जाते हैं। सर दिल्ली में तो आम के बाग है नहीं, छोटे छोटे शहरों में होते हैं सर। आम के बाग में चले जाते हैं, आम तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो माली होता है वो भगाता है डंडा लेके। दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। तभी लिखा एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड और एनी पर्सन विद हिज अथॉरिटी मे यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रिवेंट ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर वो हैं जो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। ट्रेसपासर्स यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन सर खाली हम स्ट्रेंजर को ही अपनी प्रॉपर्टी पे आने से रोक सकते हैं, या किसी जान पहचान वाले को भी अगर हम चाहें कि वो मेरी प्रॉपर्टी पे ना आए तो हम उसको भी रोक सकते हैं? सर हम किसी को भी रोक सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। ठीक है। एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड का मतलब जो उस पर्टिकुलर लैंड पे रह रहा है या जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो उस पर्टिकुलर लैंड का ओनर है। कहते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन मे अप्लाई रीजनेबल फोर्स टू प्रिवेंट ट्रेसपासर्स एंटरिंग और टू इजेक्ट देम, उनको बाहर निकाला जाए, बट द फोर्स शुड बी रीजनेबल फॉर द पर्पस। ये बात का ध्यान रखिएगा, आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट शुड बी रीजनेबल। आप एक पर्टिकुलर पर्सन अगर आपकी लैंड में एंटर कर चुका है तो सर लैंड पे एंटर कर चुका है तो आप उसको बाहर निकालिए। क्या करिए? बाहर निकालिए। कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लैंड पे एंटर कर रहा है, आप उसको धक्का मार के बाहर निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि धक्का मारिएगा उसका सर्वर फोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक सर। थर्ड नंबर पर लिखा री एंट्री ऑन लैंड। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर चुका है, सर जैसे ऊपर हम बोल रहे थे कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए की लैंड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। सर आपने कभी वर्ड सुना है, कुछ लोग होते हैं बाहुबली। सर बाहुबली तो हमने मूवी देखी है, उसके अलावा तो हमने कभी सुना नहीं सर, बाहुबली और भी होते हैं। बाहुबली का मतलब होता है कि जिनका उस एरिया में बहुत कमांड हो, बहुत कंट्रोल हो। तो सर ऐसे लोग करते क्या हैं कि दूसरी की प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ऑल्दो बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी ऐसा होता है, छोटी सिटीज़ में भी ऐसा होता है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कि मिस्टर एक्स की एक लैंड है और मिस्टर वाई उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर इलीगली एंटर कर चुके हैं। इलीगली क्या कर चुके हैं? एंटर। और मिस्टर वाई अब मिस्टर एक्स की लैंड पे जाके कह रहे हैं भैया ये लैंड तो मेरी है, तुमको जो करना कर लो। मिस्टर एक्स कह रहे हैं अच्छा तो मेरी लैंड पर आगे हम ही को धमका रहे हो, अभी रुको, मैं अभी अपने गांव वालों को बुलाता हूँ। किसको बुलाता हूँ? विलेजर्स, गांव वालों को बुलाता हूँ। सर गांव वाले डंडे वंडे लेकर आ जाएंगे और मिस्टर एक्स कह रहे हैं अब बताओ निकलोगे मेरी प्रॉपर्टी से कि नहीं निकलोगे? मिस्टर वाई डर गया। क्यों? मिस्टर वाई कह रहा है अरे यार हमको तो पता ही नहीं था कि मिस्टर एक्स की जो लैंड है, जो मिस्टर एक्स है ये एक बाहुबली है, इनका तो अपने एरिया में बहुत कंट्रोल है। मिस्टर एक्स ने जैसे ही अपने गांव में बताया कि मेरी लैंड पर किसी ने इलीगल पोजेशन ले ली है, कब्जा कर लिया है, तो इन दैट सिचुएशन सारे के सारे गांव वाले मिस्टर वाई के पास पहुंचे, बोले मिस्टर वाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लैंड पे घुसने की, निकलो बाहर। क्या मिस्टर एक्स ने बिना कोर्ट की, ध्यान से, बिना कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट पे अपनी लैंड पर री एंट्री पा ली? हाँ सर। री एंट्री पाने का मतलब क्या? लैंड मिस्टर एक्स की थी, प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की थी, बट इलीगली एंटर कौन कर गया था? मिस्टर वाई। और मिस्टर एक्स ने बिना कोर्ट की हेल्प के, डरा धमका के मिस्टर वाई को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया। इज इट अलाउड? यस इट इज अलाउड, लेकिन ध्यान रखिएगा गांव वाले जाके मिस्टर वाई की जान नहीं ले सकते। रीजनेबल फोर्स, तभी लिखा अ पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड ऑफ
लैंड, एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी लैंड से गलत तरीके से निकाल दिया गया, जैसे मिस्टर एक्स की लैंड से मिस्टर एक्स को ही निकाल दिया गया क्योंकि मिस्टर वाई वहां एंटर कर गया। कहते हैं जिस पर्टिकुलर पर्सन को निकाला गया है, ही मे रीटेक पोजीशन ऑफ लैंड इफ ही कैन डू सो इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर। दंगे वंगे नहीं कर दोगे, पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर का मतलब है प्यार मोहब्बत से जाके उसको मनाओ, उसको बोलो कि तुमने जो काम किया है वो गलत किया है, चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ने का मतलब क्या होता है सर? कोर्ट जाएंगे, रेमेडी लेनी पड़ेगी, कोर्ट जाके रेमेडी तो मिल जाएगी क्योंकि लैंड मिस्टर एक्स की है, मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैं प्रूफ कर दूंगा लैंड मेरी है, मिस्टर वाई तुरंत निकल लो, नहीं तो हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे। बोलना अलग बात है, तोड़ देना गलत बात है। फिर इसमें सुनी क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलना अलग बात है, तोड़ देना गलत बात है। चलो फिर आया सर 4th नंबर पे रिकैप्शन ऑफ गुड्स। यहां तो था री एंट्री ऑन लैंड। सर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी प्रॉपर्टी छीन ले, क्या हम उससे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी एक प्रॉपर्टी को गलत तरीके से छीन लिया है, सर यहाँ गुड्स की बात हो रही है तो हम ऐसे बोल देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब सर हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन आपके घर में एक पर्टिकुलर आइटम पड़ा है, उसको उठा के उसने ले लिया और बोला ये तो मैं रखूंगा, तो क्या आप उससे वापस नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तभी लिखा इट इज नाइदर अ क्राइम नॉर अ टॉट फॉर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ अ चैटल। चैटल का मतलब इट्स लाइक कमोडिटीज, ठीक है। टू टेक इट आइदर पीसफुली और बाय द यूज ऑफ अ रीजनेबल फोर्स फ्रॉम वन पर्सन हु हैज रॉन्गली टेकन इट और रॉन्गली डिटेन्ड इट। रॉन्गली टेकन इट और रॉन्गली डिटेन्ड इट का मतलब क्या है? जिसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को तुम्हारी प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया है या तुमसे उस प्रॉपर्टी को छीन लिया है, तो आप उससे प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। लाइक एग्जांपल देते हैं कि मिस्टर एक्स मेरे घर से एक कॉमोडिटी उठा कर ले गया, मेरे को पता लगा, मैं उससे वापस ले आया। क्या ये पॉसिबल नहीं है? दिस इज रिकैप्शन ऑफ गुड्स। क्या यहाँ पे कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत है? सर ये सारे काम तो हम छोटे मोटे अपने आप ही कर लेते हैं। सर अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अपने साथ ले जाएगा या उसका पोजीशन खुद ले लेगा तो हम वापस ले लेंगे, रिकैप्शन ऑफ गुड्स। सर फिर इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या हुआ? ऊपर वाले में लैंड थी सर, वहाँ पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वहाँ लैंड को हम ले दे नहीं सकते, बल्कि वहाँ पे तो हम अपना पोजीशन एक्वायर करते हैं। यहाँ लेकिन मूवेबल आइटम्स की बात हो रही है, तभी वर्ड यूज हुआ चैटल, ठीक है सर। फिर आता है सर, ध्यान से देखिएगा, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब क्या होता है सर? न्यूसेंस का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है। जैसे होता नहीं है स्कूल में, जैसे टीचर्स कहते हैं यू आर क्रिएटिंग सम न्यूसेंस। अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं सर कि ये एक प्रॉपर्टी है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ये है मिस्टर शर्मा का घर और एक ये है मिस्टर वर्मा का घर। सर वैसे तो ये बहुत अच्छे नेबर्स हैं, दोनों आपस में पड़ोसी हैं। एक ये घर सर P1 प्रॉपर्टी मिस्टर शर्मा की है, P2 प्रॉपर्टी मिस्टर वर्मा की। सर मिस्टर शर्मा के घर के बाहर ना एक पेड़ लगा हुआ है सर, एक पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए बचपन में हम लोग ऐसा पेड़ बनाते थे ना, ऐसे ऐसे वाला। सर एक पेड़ लगा हुआ है, ये एक पेड़ लगा हुआ है सर। मिस्टर शर्मा को बड़ा शौक है कि उनके घर के बाहर एक पेड़ हो। चलो मिस्टर शर्मा ने अपने घर के बाहर पेड़ लगाया, कोई बात नहीं सर, लेकिन अब पेड़ है, पेड़ को तो आप पानी देते रहोगे, पेड़ तो बढ़ता चला जाएगा। पेड़ को तो पानी देने की भी जरूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि सर उसकी इतनी ज़्यादा रूट और स्टेम्स स्ट्रांग हो जाती हैं कि बारिश के पानी से ही वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। बट फिर भी हम उसको पानी देते हैं जिससे कि वो ग्रो करे। सर लेकिन इस पर्टिकुलर ट्री की ग्रोथ की वजह से ना इसकी ब्रांचेस जो हैं वो मिस्टर वर्मा के घर की तरफ भी जा रही हैं। मिस्टर वर्मा के घर के बाहर ऐसा ही ब्रांचेस आ जाती हैं और सर जब आप देखते हैं ना ब्रांचेस लटक जाती हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सर ये ब्रांचेस, ये पर्टिकुलर यहाँ पे इस पेड़ पौधे पे, इस पेड़ पे जो पत्तियाँ लगी, लीव्स लगी हैं, उसको खाने के लिए यहाँ पे गाय आ जाती है, बफलो आ जाती है, गोट आ जाती है। और सर मिस्टर वर्मा को ये सब पसंद नहीं है। मिस्टर वर्मा को पसंद नहीं है काऊ बफलो आती है और गंदगी करके चली जाती है। मिस्टर वर्मा कहते हैं यार मिस्टर शर्मा देखो, वैसे हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन यार ये जो पेड़ है ना ये तुम अपने घर के बाहर लगाओ यार, इसकी ब्रांचेस हमारी लैंड पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमको बड़ी परेशानी होती है। इट इज़ क्रिएटिंग न्यूसेंस। अब मिस्टर वर्मा मिस्टर शर्मा को अब इस पर्टिकुलर पेड़ की उन ब्रांचेस को कटवाने के लिए बोल रहे हैं, उन ब्रांचेस को कटवाने के लिए बोल रहे हैं जो मिस्टर वर्मा की घर की तरफ आ रही है। मिस्टर शर्मा कटवा नहीं रहे। मिस्टर वर्मा कह रहे हैं देखो जो तुम्हारी ब्रांचेस है ना, ट्री की ब्रांचेस जो हमारी तरफ आ रही है, इसको हम खुद कटवा देंगे। क्या न्यूसेंस जो चीज क्रिएट कर रही है मिस्टर वर्मा को, क्या वो उस न्यूसेंस को खुद खत्म कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मिस्टर वर्मा मिस्टर शर्मा के घर के सामने का पेड़ नहीं कटवा सकते, वो सिर्फ उतनी ब्रांचेस कटवा सकते हैं जो मिस्टर वर्मा की प्रेमाइसिस पे आ रही है। तभी लिखा द ऑक्यूपायर ऑफ लैंड मे लॉफुली अबेट दैट इज टर्मिनेट बाय हिज ओन एक्ट। जो चीज आपको परेशान कर रही है आप उस चीज को खत्म कर दो अपने आप। एनी न्यूसेंस टर्मिनेट लॉफुली एनी न्यूसेंस इंजरियसली अफेक्टिंग इट। 10 एग्जाम्पल, ही में कट ओवर हैंगिंग ब्रांचेस। ओवर हैंगिंग का मतलब है जो जबरदस्ती बढ़ रही हैं और मिस्टर वर्मा के प्रेमाइसिस के बाहर आ रही हैं। ही में कट ओवर हैंगिंग ब्रांचेस एज स्प्रेडिंग रूट्स फ्रॉम हिज नेबर्स ट्रू बट अपॉन गिविंग नोटिस। बट मिस्टर वर्मा जब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मतलब इस पर्टिकुलर ट्री की ब्रांचेस को कटवाएंगे, जब वो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है तो उसको कटवाने से पहले वो मिस्टर शर्मा को एक नोटिस देंगे कि भैया तुम खुद कटवा लो नहीं तो हम खुद कटवाने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर, बाय चूजिंग द लीस्ट मिस्चीवियस मेथड। सर इस ब्रांचेस को प्रॉपर तरीके से काट दिया जाए, पूरा पेड़ नहीं काटने का अलाउ किया जा रहा है। एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज। आपने पेड़ काट दिया, पता लगा पेड़ मिस्टर शर्मा के घर की तरफ गिर गया, बताओ पेड़ काटा, एक तो ये गलत किया, ऊपर से वो पेड़ कहाँ गिर गया मिस्टर शर्मा के घर में, उनकी बाउंड्री टूट गई, उनकी बालकनी टूट गई, उनका टेरेस टूट गया, बताओ कैसे काम चलेगा। तभी यहाँ पे बोल रहे हैं एक तो पहले आप नोटिस दे दीजिए और जो लीस्ट मिस्चीवियस मेथड हो उसके बेसिस पे करिए, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर मेथड की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए मिस्टर शर्मा को, कोई अननेसेसरी डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक से अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब समझ में आ गया, जो चीज़ आपको न्यूसेंस क्रिएट कर रही है आप उसको खत्म कर सकते हो। खत्म करने का मतलब जान नहीं ले लेना। ठीक से डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। सर हमको क्या ऐसे ही याद करना पड़ेगा? हाँ सर ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल और देता हूँ सर, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सर मिस्टर एक्स की एक एग्रीकल्चरल लैंड है। सर लैंड नहीं है, कैसी लैंड है? एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक सर, हम ऐसे बोलते हैं मिस्टर एक्स की एक एग्रीकल्चरल लैंड है और उस एग्रीकल्चरल लैंड पे मिस्टर वाई की कुछ कैटल्स आर लाइक एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, लाइव स्टॉक, घोड़े हो गए, बकरी हो गई। ठीक सर, ये कैटल्स हैं। तो कहते हैं सर मिस्टर एक्स की एग्रीकल्चरल लैंड है और मिस्टर वाई की कैटल्स। अब सर ये तो जानवर है, इनको क्या पता किसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन पे जाना है नहीं जाना। इनको भूख लगी थी, ये मिस्टर एक्स की एग्रीकल्चरल लैंड पे चले गए। वहाँ सर क्रॉप्स वर ग्रोन, वहाँ सारी क्रॉप्स ग्रो हुई थी और मिस्टर वाई की कैटल्स ने वहाँ पर जाके उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, आधा अधूरा खा लिया, ज़बरदस्ती उनकी क्रॉप्स पे चढ़ गई, जिसकी वजह से मिस्टर एक्स की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक सर, अब मिस्टर एक्स को जैसे ही ये पता लगा कि उनकी लैंड पे मिस्टर वाई की कैटल्स आई हुई हैं, उन कैटल्स की वजह से मिस्टर एक्स की क्रॉप्स को नुकसान हुआ है, मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई जब तक तुम हमारे नुकसान की भरपाई नहीं करोगे तब तक ये तुम्हारी जो कैटल्स मेरी लैंड पर आई हुई है ना, छोड़ूंगा नहीं, ये सब अपने पास ही रखूंगा। क्या लाइव स्टॉक्स, क्या कैटल्स आर ऑल्सो property? Yes, they are also property. They are also having monetary values. They are also having market value. And now Mr. X is saying, ना तो तुम हमको compensation, ये जितनी तुम्हारी गाय भैंसें हमारी लैंड पर आई हैं ना सब हमारी, ना दो कंपनसेशन दोगे तो ही छोड़ूंगा इन सबको, नहीं दोगे तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इन कैटल्स ने मेरी क्रॉप को बर्बाद कर दिया। तभी लिखा है एन ऑक्यूपायर में लॉफुली सीज एनी कैटल और एनी चैटल विच आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड। या अगर मिस्टर वाई की कोई और प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी पर आकर नुकसान पहुंचा रही है तो उसको सीज किया जा सकता है, अपनी कस्टडी में ले लेगा मिस्टर एक्स विच इज डूइंग डैमेज देयर इन एंड डिटेन देम, और उसको अपनी पकड़ में रखेगा अंटिल कंपनसेशन इज पेड फॉर द डैमेज। और वो तब तक उस पर्टिकुलर कैटल को अपनी कंट्रोल में रखेगा, अपने सीज करके रखेगा जब तक उसको उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। द राइट इज नोन एज दैट ऑफ, और इसी राइट को यहाँ मिस्टर एक्स का ये राइट है कि वो सीज करके रख सकता है मिस्टर वाई की कैटल्स को, एंड द राइट ऑफ मिस्टर एक्स इज नोन एज दैट ऑफ डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट टू डिस्ट्रेन थिंग्स विच आर डूइंग डैमेज। डिस्ट्रेन का मतलब है उन चीज़ को अपनी पकड़ में रख लो, उन चीज़ को उनको हटा दो वहाँ से और अपनी पकड़ में रख लो जो आपकी लैंड पर, आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कुछ नुकसान कर रही है। ठीक सर, तो 6 तरीके की हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज कर ली। सर कौन कौन सी जरा एक एक करके वापस से बता दो। सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस एंड डिस्ट्रेस डैमेज फीसिंग। फिर से सर, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स,
अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस एंड लास्ट में पड़ी डिस्ट्रेस डैमेज फीसें। तो सर टोटल रेमेडीज कितनी हो गई? तो हम ऐसे बोलते हैं सर जो टोटल रेमेडीज हम लोगों ने पढ़ी ना सर, वो वैसे तो रेमेडी दो तरीके की हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, लेकिन सर इस जुडिशियल में 3 पढ़ी, एक्स्ट्रा जुडिशियल में 6 पढ़ी, तो टोटल हो गई सर 9 रेमेडीज इंक्लूडिंग जुडिशियल एज वेल एज एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक सर, तो क्या रेमेडीज हमको क्लियर हो गई सर? हाँ, रेमेडीज हमको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़े सर, और कुछ नहीं पढ़ना आज की क्लास में, पढ़ना है सर विकेरियस लायबिलिटी के बारे में पढ़ना है। देखते हैं विकेरियस लायबिलिटी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर मेरे को लगा कि हाँ आप बहुत कंफर्टेबल हो इसको समझने में और आज ही की क्लास में इसको समझा देना ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं पूरा टॉपिक कवर कर लूँगा। लेकिन अगर लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर बर्डन हो रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में मैं आपका एक टॉपिक छुड़वा दूँगा। बट देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं सर। विकेरियस लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? ध्यान से सुनिएगा सर। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जो एक टॉर्ट फीजर होता है, जो टॉर्ट कमिट करता है, या जो एक रॉन्ग डूअर होता है जिसने गलती की, सर वो अपनी गलती के लिए खुद लायबल होता है। अगर मैंने कोई गलती की, मैंने कोई टॉर्ट कमिट किया, तो आई विल बी पर्सनली लायबल फॉर माई ओन टॉर्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन क्या ये कभी सही हो सकता है कि किसी और की गलती के लिए मेरे को लायबल माना जाए? सर मैंने गलती की नहीं, गलती किसी और ने की, बट उसकी गलती का भुगतान मेरे को करना पड़ रहा है, उस गलती की सारी लायबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। क्या इज दिस पॉसिबल? यस। और हम विकेरियस लायबिलिटी के मतलब को यही समझते हैं। हम ऐसे बोलते हैं टॉर्ट किसी और ने कमिट किया बट उसकी लायबिलिटी किसी और के ऊपर है, तो इन दैट सिचुएशन हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज हैविंग सच लायबिलिटी इज हैविंग अ विकेरियस लायबिलिटी। भले ही उसने टॉर्ट कमिट नहीं किया, फिर भी उसको जिम्मेवारी लेनी पड़ रही। सर एग्जाम्पल दीजिए ध्यान से। एम्प्लॉय की गलती के लिए, किसकी गलती के लिए सर? एम्प्लॉय की गलती के लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। ठीक सर, एम्प्लॉय की गलती के लिए एम्प्लॉयर लायबल। सर्वेंट की गलती के लिए उसका मास्टर लायबल होगा। अच्छा सर, ठीक है सर, हाँ लग तो रहा है। एजेंट की गलती के लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होगा। सर ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल? नहीं, बिल्कुल नहीं। एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर लायबल होगा, एम्प्लॉय की गलती के लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। एक पार्टनर की गलती के लिए सारे उसकी पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। बिल्कुल सही बात है सर, इसके बारे में तो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है सर। पार्टनरशिप जब पढ़ रहे थे तो हम ऐसे बोलते थे कि एक पार्टनर की गलती के लिए ऑल पार्टनर्स विल बी हेल्ड लायबल। सर यहाँ पर हम ऐसे बोलते हैं कि गलती की एम्प्लॉय ने, तो टॉर्ट किसने कमिट किया? एम्प्लॉय ने, बट लायबिलिटी किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर के ऊपर। तो एम्प्लॉयर कहेगा आई एम फेसिंग अ विकेरियस लायबिलिटी। गलती की सर्वेंट ने, बट उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी मास्टर को, तो मास्टर विल से कि मैं सर्वेंट की जिम्मेवारी ले रहा हूं, मतलब आई एम हैविंग अ विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। एजेंट की गलतियों के लिए प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरे पार्टनर्स लायबल जो उसकी फर्म के पार्टनर्स हैं। ठीक से, तब हम ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। सो विकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग देखो क्या लिखा है। नॉर्मली द टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट। वैसे तो सर हम ऐसे बोलते हैं जनरल केसेस में हमेशा टॉर्ट फीजर लायबल होता है अपनी गलतियों के लिए। जो टॉर्ट करता है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हेल्ड लायबल, बट इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अदर। लेकिन सर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन लायबल होता है दूसरे की गलती के लिए। टॉर्ट किसी और ने कमिट किया, लायबल कोई और हो गया। एग्जाम्पल दो सर, लिखा है अ मास्टर इज विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। तो मास्टर लायबल है किसके लिए? सर्वेंट की गलतियों के लिए। प्रिंसिपल लायबल है सर किसकी गलतियों के लिए? एजेंट की गलतियों के लिए। एक पार्टनर लायबल है दूसरे पार्टनर की गलतियों के लिए। तभी लिखा पार्टनर्स फॉर द टॉर्ट ऑफ अ पार्टनर। टॉर्ट कमिट किया एक पार्टनर ने, गलती सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे पार्टनर्स। ठीक सर, एक अगर हम यहाँ पे और ऐड कर दें तो सर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। सर एग्जाम्पल दे दो जरा, सर अभी दे देते हैं, आओ देखते हैं सर। सर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, या हम ऐसे बोल रहे हैं आप कंपनी सेक्रेटरी के पेपर सारे क्लियर कर चुके हैं एंड यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कर रहे हो एक पीसीएस के अंडर में, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में। सर जो भी लोग कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स करते हैं, जब उनकी पूरी स्टडीज़ खत्म हो जाती है तो उनको ट्रेनिंग करनी होती है। आज प्रेजेंट टाइम पे ये 21 मंथ्स की है, 21 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी अंडर अ पीसीएस और अ एम्प्लॉयड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक सर, अब ध्यान से सुनिएगा। सर आप हैं मिस्टर एक्स, आप कौन है? मिस्टर एक्स, और आपका पीसीएस जो है उसको हम नाम देते हैं मिस्टर पीसीएस। ठीक सर,
मिस्टर पीसीएस के पास एक क्लाइंट आया और मिस्टर पीसीएस से वो कहता है सर आप तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप हमारी क्या एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा देंगे, क्या हमारी कंपनी बनवा देंगे। मिस्टर पीसीएस ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बनवा देंगे, ये तो हमारा काम है, बनवा देंगे हम। ठीक है सर, क्लाइंट और मिस्टर पीसीएस के बीच में डील हो गई। मिस्टर पीसीएस ने बोला 10 दिन में हम आपको कंपनी बना के दे देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑल्दो आज कंपनी 1 से 2 दिन में भी बन जाती है, ऐसा बोलते हैं कि बन भी जाती है सर, 2 से 3 दिन में तो फाइनली बन ही जाती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक सर, क्लाइंट ने मिस्टर पीसीएस से बोला मेरी कंपनी बना दो। मिस्टर पीसीएस ने बोला 10 दिन लगेंगे, हम बना देंगे, आप सारी डिटेल्स दिखवा दीजिए। सारी डिटेल्स क्लाइंट ने लिखवा दी। ठीक सर, मिस्टर पीसीएस ने क्लाइंट से पैसे बोले तो क्लाइंट कहता है कितने रुपये लोगे, तो मिस्टर पीसीएस ने बोला सर 20,000 रुपये लूँगा। मिस्टर पीसीएस ने बोला 20,000 रुपये, क्लाइंट ने बोला ठीक, हम आपको 20,000 देंगे, मेरी कंपनी बनवा दीजिए। मिस्टर पीसीएस के पास काम आ गया कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। मिस्टर एक्स जो कि आप हो, आप अभी नए नए वहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन किए हो, पीसीएस का काम करते हो, उससे काम सीखने गए हो। मिस्टर पीसीएस ने बोला मिस्टर एक्स तुमने क्या कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में सीएस में पढ़ा। मिस्टर एक्स ने बोला सर बिल्कुल पढ़ा। कहते क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे। मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ सर बिल्कुल करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम दे दिया गया मिस्टर एक्स को। क्लाइंट ने काम किसको दिया था, मिस्टर पीसीएस को। मिस्टर पीसीएस वो काम किससे करवा रहा है, मिस्टर एक्स से। सर क्लाइंट ने बोला था कि मेरी कंपनी का नाम रखवाना जेड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम क्या रखवाना, जेड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। सर जेड में वो चाहते थे कि उनकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ZED, जेड बोल लें, जी बोल लें, ZED, जेड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर एक्स ने सुना कि जेड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखना है, उन्होंने ऐसे लिख दिया जेड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर पीसीएस ने भी ध्यान नहीं दिया, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई विद दिस नेम। अब बताओ गड़बड़ हो गई कि नहीं हुई। हाँ सर गड़बड़ तो हो गई, यहाँ स्पेलिंग लिखी थी ZED, यहाँ पे है सिर्फ जी, गड़बड़ तो हो गई। अब यहाँ पर जब क्लाइंट को पता लगा कि उसकी कंपनी बन गई, क्लाइंट बड़ा खुश हुआ। जब क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उनको पता लगा यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, नुकसान किसको हुआ, क्लाइंट को। किसकी गलती की वजह से, मिस्टर एक्स की गलती की वजह से। बट क्लाइंट ने क्या मिस्टर एक्स को काम दिया था या मिस्टर पीसीएस को, मिस्टर पीसीएस को। क्यों सर, मिस्टर एक्स तो एक तरीके से एम्प्लॉई है, ट्रेनी है ऑफ मिस्टर पीसीएस, और इस एम्प्लॉय की गलतियों के लिए मिस्टर पीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड लायबल, and now Mr. PCS will be compensating Mr. Client for the wrong of Mr. X। तो टॉट किसने कमिट किया सर, गड़बड़ तो हुई एक तरीके से, किससे, एक्स से, बट गड़बड़ का भुगतान किसको न करना पड़ा, मिस्टर पीसीएस को। ठीक सर, अब यहाँ पे हमको बात समझ में आई सर, एक गलती के लिए, एक पर्टिकुलर पर्सन की गलती के लिए कैसे दूसरा पर्टिकुलर पर्सन लायबल हो सकता है। ठीक सर, क्या एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर लायबल हो सकता है। यस, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप में ना एक फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी का, और म्यूचुअल एजेंसी ये फीचर ये कहता है कि एक पार्टनर जो काम करता है वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के लिए भी काम कर रहा है, अपने लिए भी काम कर रहा है। अगर बाकी सारे पार्टनर्स कुछ काम कर रहे हैं तो वो इस पार्टनर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी का फीचर ये कहता है कि वन पार्टनर इज एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर्स एज वेल एज वन पार्टनर इज प्रिंसिपल ऑल्सो फॉर ऑल द पार्टनर्स। ठीक सर, अब यहाँ इस कंसेप्ट, पार्टनर्स का कंसेप्ट पढ़िए। फॉर द टॉट कमिटेड बाय अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ उन गलतियों को पार्ट माना जाएगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जो नॉर्मल बिजनेस रूटीन में काम आता है, उन गलतियों की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम ऐसे बोलें कि पार्टनर ने किसी को धोखा दिया अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पार्टनर होते हुए नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उसकी गलती के लिए वो खुद लायबल है, फिर थोड़ी ना पार्टनर्स लायबल होंगे। ऐसे तो फिर पार्टनर अगर मर्डर कर दे, ऑल्दो मर्डर करना एक क्राइम है, तो आप क्या बोलोगे कि बाकी पार्टनर्स भी लायबल है, ऐसे नहीं हो सकता सर। तो हम ऐसे बोलते हैं जो गलतियां इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होंगी उसके लिए लायबल होगा, बाकी के लिए। तभी लिखा फॉर द टॉट कमिटेड बाय अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, ऑल द अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर। तो जिसने गिल्ट किया है वो तो लायबल है ही है, इसके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे। क्यों लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल। सर उनकी अलग अलग भी जिम्मेवारी है और एज अ होल भी जिम्मेवारी है। ठीक सर, अभी एग्जाम्पल को रुक के पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के लिए। सर प्रिंसिपल और एजेंट क्या होते हैं। सर प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन, लेट से मिस्टर एक्स हैं, और वो कहते हैं, मिस्टर एक्स कहते हैं कि मैंने अपने काम करने के कुछ राइट्स मिस्टर आर को दे दिए हैं, और वो ऐसे कहते हैं मिस्टर आर तो मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ भी तो काम करता है।
मिस्टर एक्स अपने काम किसके थ्रू करवा रहे हैं, अपने एजेंट मिस्टर आर के थ्रू, और मिस्टर एक्स ने इसके लिए एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद मिस्टर आर। क्या किया है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और उस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये पता लगता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर आर को अपना एजेंट बनाया है। सर अगर मिस्टर आर इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट कोई काम करते हैं फॉर मिस्टर एक्स और उस काम में कोई गड़बड़ हो जाती है तो एजेंट के साथ साथ मिस्टर एक्स विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल। सर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम एक लीगल मैक्सिम के थ्रू कहते हैं जहां लिखा हुआ है क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। सर हमको याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना, मीनिंग ध्यान रखना है। ही हु हैक्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। सर यहाँ पे ये ही कौन है, सर हमारे इस एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा, इस एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा। सर यहाँ पे ये ही कौन है, आओ देखते हैं सर। सर यहाँ पे ये ही कौन है, तो लिखा ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर। ही यहाँ पे है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज एक्टिंग थ्रू हिज एजेंट। तो हम ऐसे मानेंगे कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम कर रहा है तो अगर एजेंट कोई भी काम करेगा तो हम ये मानेंगे ही नहीं जैसे एजेंट नहीं किया है, हम तो मानेंगे कि प्रिंसिपल ने किया, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही तो एजेंट काम कर रहा है। एजेंट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं तो ये काम तो भले ही खुद कर रहा हूं लेकिन किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। अब अगर मेरे इस किए हुए काम में कोई गड़बड़ होगी तो मैं तो लायबल हुई हूं, साथ ही में और कौन लायबल है, प्रिंसिपल भी लायबल है सर। तभी लिखा सो दैट द एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब जो काम एक एक्टिविटी अगर एजेंट कर रहा है तो हम मान के चलेंगे कि वो एक्टिविटी प्रिंसिपल भी कर रहा है। When an agent commits a tort in the ordinary course of his duties as an agent, the principal is liable for the same। तो अगर एजेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते समय बीइंग एन एजेंट कुछ गलती कर देता है तो उन गलतियों के लिए कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल भी उतना ही लायबल होगा जितना एजेंट लायबल है, विकेरियस लायबिलिटी। सर इसके लिए दो केस दिए हुए हैं, एक पार्टनर के लिए और एक एजेंट के लिए। पहले पार्टनर के लिए केस पढ़ते हैं। सर एक केस है इन हेमिलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी ऑफ 1903। वन ऑफ द टू पार्टनर्स ब्राइब्ड द प्लेंटिफ्स क्लर्क। सर दो में से एक पार्टनर ने ब्राइब्ड द प्लेंटिफ्स क्लर्क, घूस दी प्लेंटिफ के क्लर्क को, एंड इंड्यूस्ड हिम टू डाइवल्ज सीक्रेट्स रिलेटिंग टू हिज एम्प्लॉयर बिजनेस। और हम ऐसे बोल रहे हैं कि सर दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने दूसरे पार्टी के क्लर्क को घूस दी और बोला अपने एम्प्लॉयर के ट्रेड सीक्रेट बता दो। बताओ वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। सर घूस देकर, अब हम ऐसे बोलते हैं दो पार्टनर थे लेट्स से P1 एंड P2, और P2 ने प्लेंटिफ के क्लर्क को, प्लेंटिफ वो जिसको नुकसान हुआ, सब प्लेंटिफ के क्लर्क को घूस दी। ब्राइब करने का मतलब घूस देना, और घूस लेकर प्लेंटिफ के ट्रेड सीक्रेट जान लिया कि वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करने का तरीका है, ट्रेड सीक्रेट जान लिए। अब इस ट्रेड सीक्रेट जानने के बाद नुकसान किसको हुआ सर, नुकसान हुआ प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ भरपाई चाहते हैं। सर P2 ने ये काम किया, बट P2 ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम किया तो P2 तो लायबल है ही है, साथ ही साथ क्योंकि इसका पार्टनर P1 भी है तो P1 भी लायबल होगा। तभी लिखा वन ऑफ द टू पार्टनर्स, वैसे तो दो में से एक ने गड़बड़ की, ब्राइब्ड द प्लेंटिफ्स क्लर्क एंड इंड्यूस्ड हिम टू डाइवल्ज सीक्रेट्स, पैसा देके उसे सीक्रेट चोरी करने की कोशिश की। नाउ इट वाज हेल्ड दैट बोथ द पार्टनर्स वर लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय ओनली वन ऑफ देम। गड़बड़ एक ने की, लायबल लेकिन दोनों माने जाएंगे। ठीक से फिर एक केस हुआ एजेंसी और प्रिंसिपल के केस में, लिखा इन एलॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स। अभी हम सॉलिसिटर का अलग मीनिंग आपको नहीं बता रहे, कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी हम वी कैन से एक लॉयर्स की फर्म है, एक एडवोकेट की फर्म है, तो हम ऐसे बोले द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स। सर सॉलिसिटर्स का मैनेजिंग क्लर्क, एडवोकेट की फर्म का क्लर्क, while acting in the ordinary course of business committed fraud। तो सर ध्यान से सुनिएगा, एडवोकेट्स के बिहाफ पे काम कर रहा है उसका मैनेजिंग क्लर्क, तो हम ऐसे कह सकते हैं जो मैनेजिंग क्लर्क है ही इज अ एजेंट ऑफ एडवोकेट। फिर लिखा while acting in the ordinary course of business committed fraud। सर इस मैनेजिंग क्लर्क ने अपनी बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फ्रॉड किया against a lady client by fraudulently inducing her to sign documents transferring her property to him। सर एडवोकेट्स ने मैनेजिंग क्लर्क को बोला था हमारी क्लाइंट आएगी उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लेना। मैनेजिंग क्लर्क को पता था ये लेडी शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मैनेजिंग क्लर्क ने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में लेडी क्लाइंट के कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को भी साइन करवा लिया। लेडी क्लाइंट को लगा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो किसके रिगार्डिंग है, एडवोकेट के रिगार्डिंग, उसने साइन कर दिए, लेकिन उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बीच में उसकी प्रॉपर्टी के पेपरों में भी गलत तरीके से मैनेजिंग क्लर्क ने साइन करवा लिया।
गलत तरीके से फ्रॉडेंटली ये प्रॉपर्टी हो गई मैनेजिंग क्लर्क की। लेकिन सर मैनेजिंग क्लर्क अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था, वो तो अपने एडवोकेट्स के बिहाफ पे काम कर रहा था, तो एजेंट की गलतियों के लिए प्रिंसिपल लायबल माना जाएगा। तभी लिखा ही हैड डन सो without the knowledge of his principal, who was also held liable because the fraud was committed in the course of employment. Although उसके एडवोकेट्स को ये नहीं पता था कि मैनेजिंग क्लर्क ने ऐसा कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है, बट फिर भी उसकी गलतियों के लिए लायबल माने जाएंगे, क्योंकि मैनेजिंग क्लर्क ने जो गलती की है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। सेम इसी तरीके से एक पर्टिकुलर सर्वेंट की गलतियों के लिए मास्टर लायबल। क्यों सर? क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं सर्वेंट जो भी एक्टिविटी करता है वो मास्टर के कहने पे करता है। मास्टर्स ने जो काम करने को सर्वेंट को बोला है, सर्वेंट वही करता है। तो सर्वेंट अगर वो काम कर रहा है जो मास्टर ने उसको करने को बोला है, और अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अगर वो कोई गलती करता है, तो उसके लिए मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। तभी लिखा मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द सर्वेंट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो लायबल, देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। जैसे पार्टनर्स के लिए एक पार्टनर की गलती के लिए सारे पार्टनर्स लायबल, वैसे यहाँ पे सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर भी लायबल। ठीक है। इन सच केसेस लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस, बट लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। वैसे तो सर हम ऐसे बोलते हैं कि एक सर्वेंट ने गलती की है तो वो उसकी गलती थी, उसकी नेग्लिजेंस थी, हो सकता है उसने जानबूझ के किया, हो सकता है उससे गलती से हो गया, बट सर्वेंट की सारी गलतियों के लिए उसका मास्टर भी लायबल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से मैं मार्क कराता हूँ, व्हाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे एम्प्लॉय की गलतियों के लिए, एम्प्लॉय की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। क्योंकि एक तरीके से हम ऐसे बोलते हैं, आप सर्वेंट को ऐसे ना समझिएगा कि सर्वेंट का मतलब नौकर है। सर यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है किसी के अंडर में, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ सर्वेंट। अब वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। ठीक है। अ मास्टर इज लायबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट्स विच हैव बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट, बट ऑल्सो फॉर एक्ट्स डन बाय हिम विच आर नॉट स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड या स्पेसिफिकली गिवन बाय द मास्टर टू डू बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, जो काम मास्टर ने कहा है सर्वेंट से करने के लिए, अगर सर्वेंट उसमें कुछ गलती कर देता है तो मास्टर लायबल है। सर सर्वेंट अगर कोई काम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कर रहा है जो शायद उसके मास्टर ने उसको करने को नहीं बोला, फिर भी वो कर रहा है, अगर उसमें भी कोई गड़बड़ होती तो भी मास्टर लायबल होगा। बस कंडीशन ये है सिर्फ इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कोई गलती करता है, बिजनेस में रिलेटेड कोई गलती करता है, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई गलती करता है, तो उसकी गलतियों के लिए एम्प्लॉयर को लायबल होना पड़ेगा। ठीक से। The basis of the rule has been variously stated. कहते हैं the maxim respondent superior, that is the let the principal be liable. हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो अथॉरिटी सुपीरियर है उसी को लायबल माना जाएगा उसकी इंफीरियर अथॉरिटी की गलतियों के लिए। ऑन द मैक्सिम क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड टू डू इट हिमसेल्फ। एक पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने कामों को किसी और के थ्रू करवा रहा है और उस दूसरे पर्सन से गलती हो जाती है तो उसकी तो गलती है ही है, साथ में जो करवा रहा है उसकी भी गलती। ठीक है। तो फिर इसके बाद इसको मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है और सच, लेकिन हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कह रहे लिखा है एन एक्ट इज डीम्ड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं मान लेंगे कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो हुई है वो मान लेंगे कि दैट इज डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कब? इफ इट इज आइदर अ रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला था कि तुम ये गलती करो तो हम मान लेंगे कि इट वाज इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। द सेकंड, अ रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने काम ठीक तरीके से करने को बोला था बट सर्वेंट ने, एम्प्लॉय ने उसको गलत तरीके से किया, देन ऑल्सो एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लायबल। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गई हमको, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं सर, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसे कहते हैं सर, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के थ्रू काम करवा रहा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने अपना एम्प्लॉय खुद रखा हुआ है, और अगर एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। बिल्कुल ठीक बात है, हम ये पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन हम अगर ऐसे बोलें कि एम्प्लॉयर ने किसी काम करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। क्या हायर कर लिया सर? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे अपने आप काम कर रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर ने नहीं दिए, इसको इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर ने नहीं दिए। तो इन दैट सिचुएशन क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए भी एम्प्लॉयर लायबल होगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है, एम्प्लॉयर लायबल होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता।
लायबल नहीं होता। तो हम कह रहे हैं कुछ केसेस में ऐसा होगा जहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा, बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। सर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन हुआ? जिसको अलग से इंडिपेंडेंट काम करने को बोला गया, ही इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है। इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट एन एम्प्लॉयर इज विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि एक एम्प्लॉयर अपने सर्वेंट की गलतियों के लिए लायबल होता है, कमिटेड इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है। बट ही इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ दोज हु आर हिज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन अगर गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने की है तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पे लायबल हो जाता है। ये देखते हैं क्या कह रहे, लिखा है, अ सर्वेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर दैट इज द एम्प्लॉयर टू परफॉर्म सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयर। कह रहे एक सर्वेंट तो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉयर हायर करता है और वो उससे वो काम करवाता है जो उसको करवाने होते हैं, and over whom the employer has control in the performance of the service। और एम्प्लॉय जो काम करता है वो एम्प्लॉयर के कहने पे करता है, उसके बॉस के कहने पे करता है, उसका बॉस का पूरा कंट्रोल होता है उसके एम्प्लॉय पे, वो जो कहता है वो करता है। कहते हैं बट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज वन हु वर्क्स फॉर अनदर बट हु इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट द अदर। कहते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी किसी दूसरे के लिए काम करता है, लेकिन कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन उसके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज वन हु वर्क्स फॉर द अनदर। वो भले ही दूसरे के लिए काम कर रहा है बट हु इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट अनदर इन हिज कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वर्क। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं दीज डेफिनेशन शो दैट अ पर्सन इज अ सर्वेंट वेयर द एम्प्लॉयर रिटेन्स द कंट्रोल ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। तो हम ऐसे कह देंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन एम्प्लॉय है, सर्वेंट है एक एम्प्लॉयर का, अगर वो उसके इशारों पे काम कर रहा है। लेकिन अगर वो उसके इशारों पे काम नहीं कर रहा, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो एम्प्लॉय नहीं है, फिर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता जनरली मैं बोल रहा हूँ। तभी देखो यहाँ पे लिखा है an employer is not liable for the tort of an independent contractor if he has taken care in the appointment of the contractor। he has taken care in the appointment of the contractor का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसे बोला गया कि एक एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए लायबल नहीं होगा अगर एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्लियर अपॉइंट करते समय बोल दिया था कि भैया ये काम तुम ही करोगे और तुम ही इसके लिए जिम्मेवारी लोगे, हमारे से कोई मतलब नहीं, जैसे तुमको काम करना है करो, नुकसान हुआ गलती हुई तो यू विल बी लायबल, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल। कहते हैं एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर लायबल फॉर द कोलेटरल नेग्लिजेंस। लेकिन अगर गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से भी हुई है और कहीं ना कहीं गलती एम्प्लॉयर से भी हुई है तो फिर तो एम्प्लॉयर लायबल होगा, क्योंकि गलती दोनों से हुई, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से भी हुई, एम्प्लॉयर से भी हुई। लिखा है कोलेटरल नेग्लिजेंस। कोलेटरल का मतलब मिली भगत, दोनों की मिला के, तो फिर तो दोनों लायबल होंगे। ठीक, लेकिन लिखा द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल मेयरली बिकॉज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कमिट्स अ टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो उसके कहने पे काम ही नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर का तो कंट्रोल ही नहीं है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की वर्किंग पे। लेकिन द एम्प्लॉयर इज लायबल ओनली, लेकिन कुछ केसेस में एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है इफ ही हिमसेल्फ इज डीम्ड टू हैव कमिटेड अ टॉर्ट। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की हुई गलती में एम्प्लॉयर भी इन्वॉल्व है, जैसे यहां बोला था कोलेटरल नेग्लिजेंस, अगर दोनों की गली मिली जुली भगत की वजह से दोनों ने मिलकर कोई गड़बड़ की है, या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने भी अनदेखी कर दी, एम्प्लॉयर ने भी अनदेखी कर दी, तो फिर दोनों लायबल होंगे। ठीक सर, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं वैसे तो जनरली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है, बट कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों में उसके साथ हाथ मिला चुका है। तभी कहते हैं दिस में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइजेज हिम टू कमिट अ टॉर्ट, जब एम्प्लॉयर ने खुद इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऑथराइज किया तुम करो गलती। या सेकंड लिखा नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से नेग्लिजेंस हुई और नेग्लिजेंस एम्प्लॉयर से भी हो गई, जो हम लोगों ने बोला कोलेटरल नेग्लिजेंस। सर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अभी आपको नहीं पड़ी क्योंकि हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं, इसको भी हम यहाँ रखते हैं पेंडिंग। जब आप नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस इससे कैसे रिलेट कर रहा है। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिंक करा दूंगा। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। सर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलतियों के लिए लायबल होता है? सर अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गलती करता है तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट लायबल होती है? तो सर हम ऐसे बोलें, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या उस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलतियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय लायबल होगी? तो सर बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं जो गवर्नमेंट है ये भी तो एम्प्लॉयर है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका एम्प्लॉय ही तो है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कौन है? अगर सर ये एम्प्लॉय है तो कहीं ना कहीं इसका एम्प्लॉयर भी होगा, और अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मतलब ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट कौन बन गई? एम्प्लॉयर।
तो जैसे विकेरियस लायबिलिटी सारे एम्प्लॉयर पे पड़ती है, वैसे ही एम्प्लॉय की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ाऊंगा और एक को नहीं पढ़ाऊंगा। पहले देखते हैं क्या पढ़ना है सर। कहते हैं इंग्लैंड में क्या लॉ चलता है। सर इंग्लैंड में पहले ध्यान से देखिएगा, एट कॉमन लॉ द क्राउन, वहां पे सर इंग्लैंड में क्वीन किंग चलते हैं, तो वहां लिखा था क्राउन कुड नॉट बी स्यूड इन टॉर्ट। कहते हैं पहले 1947 से पहले, कब से 1947 से पहले कॉमन लॉ में क्राउन को टॉर्ट के लिए लायबल नहीं माना जाता था। ऐसे बोला जाता था जो क्वीन और किंग के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी गलतियों के लिए उनका एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर क्राउन है। कहते हैं आइदर फॉर रॉन्ग्स एक्चुअली ऑथराइज्ड बाय इट और कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। फिर गलती भले ही क्राउन ने क्यों ना की हो, किंग क्वीन ने ही क्यों ना की हो, या उनके सर्वेंट्स ने क्यों ना की हो। तभी हम बोलते हैं जब राजा महाराजाओं का राज चलता था तो राजा महाराजा जो चाहे वो करते थे या जो चाहे वो करवाते थे, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन विद द पासिंग ऑफ द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, सर हमको याद रखना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा। लेकिन सर 1947 में एक एक्ट पास हुआ इंग्लैंड में जिसका नाम दिया गया क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, कि क्राउन के अगेंस्ट भी टॉर्ट का लायबिलिटी अराइज होता है। तभी लिखा द क्राउन इज ऑल्सो लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल। क्योंकि क्राउन एक एम्प्लॉयर है, किसका? अपने एम्प्लॉइज का, अपने सर्वेंट्स का। तो सर्वेंट्स की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लायबल। दस इन इंग्लैंड ऑल्सो द क्राउन इज नाउ विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ इट्स सर्वेंट। तो सर हमारे इंडिया में जितने भी लॉज हैं वो कहीं ना कहीं लाए तो सारे के सारे इंग्लैंड से ही गए हैं, और इंडिया में भी हम ऐसे बोलते हैं कि एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की गलतियों के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी। ऑल्दो इंडिया में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लिखा अनलाइक द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। सर वहाँ इंग्लैंड में तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आ गया, वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई सर्वेंट की गलती के लिए क्राउन लायबल होगा। वी हैव नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। कह रहे हमारे इंडिया में ऐसा कोई लॉ तो नहीं बना इसके रिगार्डिंग, बट ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। कहते हैं बट when a case of government liability in tort comes before the court, कहते हैं अगर कोर्ट में कोई केस आता है जहां पे गवर्नमेंट लायबल मानी जा रही है for the tort committed by its servant, the question is whether the particular government activity which gave rise to the tort was the sovereign function or non-sovereign function। ध्यान से सुनिएगा सर, ये sovereign और non-sovereign क्या होते हैं? सर non-sovereign और sovereign में फर्क ये है, हम ऐसे बोलते हैं वो काम जो एक प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, और अगर वही काम गवर्नमेंट कर रही है तो वो नॉन सॉवरेन फंक्शन है। जो काम हम कर रहे हैं अगर वही काम गवर्नमेंट कर रही है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है, हम सर्विस दे रहे हैं तो गवर्नमेंट भी सर्विस दे रही है। तो जो काम एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है अगर वही काम गवर्नमेंट भी कर रही है, जो काम एक सर्विसमैन कर सकता है, जो काम एक बिजनेसमैन कर सकता है, अगर वही काम गवर्नमेंट भी कर रही है तो वो फंक्शन नॉन सॉवरेन है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। सर अगर वो काम अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो है सॉवरेन फंक्शन गवर्नमेंट का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट का सॉवरेन फंक्शन का मतलब जहां पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है और कोई पर्टिकुलर पर्सन वो काम नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस गवर्नमेंट का सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के कमिट किए हुए टॉर्ट के लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा, गवर्नमेंट भी उसकी गलतियों के लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई टॉर्ट कमिट कर देता है बाय डूइंग द नॉन सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट वहां पे लायबल मानी जाएगी। तभी दिखा मार्क करवाते हैं, इफ इट इज अ सॉवरेन फंक्शन इट कुड क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्शियस लायबिलिटी। अगर तो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म हो रहा है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट अपने आप को बचा ले जाएगी और बोलेगी कि हम अपने एम्प्लॉय की गलतियों के लिए लायबल नहीं हैं, अदरवाइज नॉट। लेकिन अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन हो रहा होगा तो फिर उस सिचुएशन में गवर्नमेंट लायबल मानी जाएगी अपने एम्प्लॉय की गलतियों के लिए। तभी लिखा जनरली द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल नेचर एंड दोज एक्टिविटीज विच कैन बी कैरीड आउट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो आर टर्म्ड एज नॉन सॉवरेन फंक्शन। ठीक है, तो सर जो काम गवर्नमेंट कमर्शियल नेचर का करती है या वो किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरीके से अगर कोई काम कर रही है तो वो नॉन सॉवरेन फंक्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन कर रही है जो सिर्फ वही कर सकती है बीइंग अ गवर्नमेंट तो इन दैट सिचुएशन उस फंक्शन को हम सॉवरेन फंक्शन मानते हैं। वैसे जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है वैसे वैसे कोर्ट भी पूरी कोशिश करती है कि गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी को नॉन सॉवरेन माना जाए, लेकिन हर एक्टिविटी को हम नॉन सॉवरेन नहीं बोल सकते। लाइक ऐसे बोल सकते हैं अगर वॉर में किसी को नुकसान हुआ है, जंग छिड़ गई है,
तो एक गवर्नमेंट का सॉवरेन फंक्शन है, वहाँ पे कंपनसेशन गवर्नमेंट दे दे तो वॉलेंट्री बेसिस पे है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक सर। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सर पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 300 है, और आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे स्यू और बी स्यूड। क्या हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? सर हम क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इनके अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 300 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्यू, वो खुद भी केस कर सकती है किसी के ऊपर, और कोई और भी उसके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे हैं तो नाम लिखा जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे अगर कोई मेरे अगेंस्ट केस करेगा तो नाम लिखा जाएगा गगनदीप सलूजा, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे हो तो नाम लिखा जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे हो तो लिखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट के अगेंस्ट केस कर रहे हो तो वहां लिखा जाएगा नेम ऑफ द स्टेट, जैसे लिखा जाएगा स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर है तो यूनियन ऑफ इंडिया, कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो उस स्टेट का नाम तो लिखा जाएगा स्टेट ऑफ यूपी। तो क्या हम सरकार के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सरकार हमारे अगेंस्ट केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ेंगे कि हम सरकार के साथ भी केस कर सकते हैं, सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं, सरकार हमारे ऊपर केस कर सकती है, और हम सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सर लेकिन सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये तो हम ऐसे बोलते हैं कि 1950 में बना, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले क्या होता था? सर उससे पहले कहते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक लॉ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ख़त्म करके ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। सर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता था ना, तब लिखा था, ध्यान से देखिए, कहते सेकेंडली दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट may sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as Dominion of India। सर Dominion of India का मतलब जो आज Union of India। रुको मैं रब कर देता हूँ कुछ चीज़ें जिससे कि मैं इसको क्लियर कट लिख सकूँ, तुमको याद रहे। ऑल्दो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के बाद तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। बट अभी मैं यहाँ पे कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा, आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्या सर जो आज यूनियन ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या मानी जाती थी? डोमिनियन ऑफ इंडिया, हमने लिख दिया सर। सर इससे पहले हम ऐसे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सर इनको बोलते हैं कि इन्होंने सारी स्टेट्स के जितने भी राजा महाराजा थे हमारे इंडिया में, सबको यूनाइट कराने के लिए, सबको मोर देन 500 राजा महाराजाओं को इस सारी लैंड एक्वायर करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सारे राजा महाराजाओं से बात की, उनको समझाया, उनको लूप में लिया। लूप में लेने का मतलब उनको कन्विंस किया, और उसके बाद उनकी सारे साम्राज्य को इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। सर इंडिया में आने से पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले यूनियन के बारे में जो भी बात होती थी वो डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से बोली जाती थी। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड बात ये लिखी है कि जो अभी तक डोमिनियन ऑफ इंडिया था वो अभी यूनियन ऑफ इंडिया है। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोविंसेस का मतलब वो राज्य जो पहले स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, राजा महाराजाओं के पास थी, और दी करस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट वो सब अब बन गई, कन्वर्ट हो गई इन दी स्टेट। कहते हैं माइट हैव बीन स्यूड और बी स्यूड इफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन इनैक्टेड। कहते अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन शायद ना बना होता तो हम स्टेट गवर्नमेंट की जगह नाम यूज़ कर रहे होते प्रोविंसेस, और यूनियन ऑफ इंडिया की जगह नाम यूज़ कर रहे थे डोमिनियन ऑफ इंडिया। सर अगर हम ऐसे बोलें कि 1950 में ऑलरेडी कोई केस चल रहा है डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 कहता है अभी तक ये डोमिनियन था, अब इसका नाम चेंज करके कर दो यूनियन ऑफ इंडिया। केस अभी भी चलता रहेगा, पहले ये केस चल रहा था प्रोविंस का, केस आज भी चलता रहेगा, इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा स्टेट, वो स्टेट जिसमें ये प्रोविंस ऐड हो गई। ठीक सर, बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा दैट द सेकंड मेंशन रूल शैल बी सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन विच मे बी मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बस ये ध्यान रखिएगा सर, जो ये रूल बनाया गया है जहाँ ये लिखा है कि डोमिनियन की सारी पावर चली गई यूनियन में, प्रोविंस की सारी पावर चली गई उस स्टेट में जिस स्टेट का वो पार्ट बन गया, यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर लॉ बना होगा तो उस लॉ को प्रिवेल करवाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक सर, तो ये हमारा मैटर था जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एंड दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर मेरे को लगा कि एक क्लास और देनी है तो जरूर देंगे,
बट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करने की, खत्म करने की कोशिश करें। अब आइए देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज मैंने आपके लिए फ्रेम किए वो क्या है। बहुत सिंपल से हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। क्या लिखा देखो, लिखा जुडिशियल रेमेडीज अवेलेबल टू प्लेंटिफ इन टॉर्ट्स आर। सर 3 तरीके की जुडिशियल रेमेडी थी, एक डैमेजेस, एक स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक इंजंक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सर तीनों ही हमारे पास कौन सी है, जुडिशियल रेमेडी, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर लिखा डिटेन द थिंग्स दैट आर कॉजिंग डैमेज अंटिल द कंपनसेशन इज पेड। कहते हैं उन चीज़ों को सीज करके रख लो जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तब तक सीज करके रखो जब तक कंपनसेशन नहीं मिल जाता। तो सर हम इसको नाम देते हैं डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। यही तो कंसेप्ट पढ़ कर आए थे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, बिल्कुल सही से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल रेमेडी, इनमें से कौन सी रेमेडी जुडिशियल रेमेडी नहीं है। सर डैमेज जुडिशियल है, इंजंक्शन जुडिशियल है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन भी जुडिशियल है। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी रेमेडी है जो जुडिशियल नहीं है, जो बल्कि कैसी है, नॉन जुडिशियल। तो सेल्फ डिफेंस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये भी करेक्ट आंसर हो गया। फिर लिखा सर प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस आर द एग्जांपल ऑफ। सो प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, सेल्फ डिफेंस, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, ये 6 तरीके की जो रेमेडीज थी ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज थी। तो आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ठीक सर, आगे आते हैं। 4 एमसीक्यू हो गए, 4 और डिस्कस करते हैं फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। कह रहे थर्ड नंबर देखो एमसीक्यू क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल इवन दाउ ही इज नॉट एट डिफॉल्ट। ऐसी लायबिलिटी को सर हम क्या नाम देते हैं जहां पे डिफेंडेंट लायबल होता है भले ही उसने गलती ना भी की हो। सर विकेरियस लायबिलिटी, क्या नाम देते हैं, विकेरियस लायबिलिटी। अभी तो पढ़कर है। फिर देखो एक क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, घुमा के दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय अदर। दूसरे की गलतियों के लिए कोई दूसरा लायबल होता है, सर विकेरियस लायबिलिटी तो होती है ऐसी लायबिलिटी। ठीक सर। फिर 7 नंबर एमसीक्यू कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विकेरियस लायबिलिटी अराइजेस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में विकेरियस लायबिलिटी, यस। एम्प्लॉय की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लायबल। पार्टनर्स इंटर से का मतलब एक पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर, यस। प्रिंसिपल एंड एजेंट, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट में आए, इन इंडिया द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल इन द फॉलोइंग फंक्शंस। सर हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है, सर ये लायबल होती है नॉन सॉवरेन फंक्शंस के लिए, सॉवरेन के लिए लायबल नहीं होती। तो हम ऐसे बोलेंगे इन इंडिया द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो सॉवरेन के लिए वो लायबल नहीं है, नॉन सॉवरेन के लिए वो लायबल है। तो दिस वॉज होल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लास। उम्मीद करता हूँ आज हम लोगों ने जो क्लास में रेमेडीज पढ़ी, जुडिशियल नॉन जुडिशियल आपको समझ में आई, और जो विकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा बिल्कुल डिटेल में कवर अप कर लिया, कुछ भी इसमें नहीं बचा। ऑल्दो मैंने सोचा था थोड़ा सा बचाऊंगा नेक्स्ट क्लास के लिए, बट हमारा कवर अप हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक अचीवमेंट है जो हम लोगों ने आज की क्लास में अचीव करी। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास दैट विल बी द 4th क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। वो इस पर्टिकुलर चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, एंजॉय योर डे।